नमस्कार दोस्तों, मैं रविगिरी स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाने वाला हूं। आपको मैं बता दूं, आपने कहीं से भी कोई सा भी पेड कोर्स ले रखा हो या कितनी भी बुक आपने पढ़ी हो और कितने भी यूट्यूब चैनल से आपने पढ़ा हो और साथ ही साथ में आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और मतलब कई जगह आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज के बाद आपके हिंदी वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं ऐसे तरीके से पढ़ाने वाला हूं जिससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये क्लास 40 से 45 दिन में, यानी हिंदी सीरीज जो कंप्लीट हिंदी ग्रामर 40 से 45 दिन में 1-2 घंटा का, मतलब हर दिन 1-2 घंटे की क्लास लेके 40 से 45 दिन में कंप्लीट करूंगा। उसके बाद में आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहीं से पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि मैं कंप्लीट हिंदी ग्रामर का एक पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूं। तो कंप्लीट होने के बाद ही आपको टेलीग्राम मिलेगा, लेकिन तब तक आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको हिंदी के सारे टॉपिक वाइज कराने वाला। तो सबसे पहला चैप्टर है जो है हिंदी वर्णमाला, और मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रिक वाइज कराऊंगा। जहाँ जहाँ आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ट्रिक के थ्रू भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि या ध्वनि संरचना भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो कि ध्वनि है, और इंद्रियों से निकलने वाली वाणी या आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। जैसे आप मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं इसको ध्वनि कहते हैं, और यही ध्वनि जब लिखित रूप में वर्णित होती है तब उसे वर्ण कहते हैं। और बात करते हैं भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। और अक्षर वो होता है जिसका क्षर या क्षय ना हो सके, उसे अक्षर कहते हैं। और बात करें आगे, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और आपको पता ही होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और बात करें वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे आ, ई और का। आप जो का, खा और गा और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आप जो ये का देख रहे हैं ये कंप्लीट का है, इसमें ये कंप्लीट का है, इसको ऐसे लिखा जाता है, आधा का प्लस आ की मात्रा होती है, आ होता है, तब ये कंप्लीट बनता है का। ये जो हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे जो हलंत लग जाता है तो ये आधा का हो जाता है, और ये जो का प्लस आ इक्वल टू ये पूरा ये कंप्लीट का बना हुआ है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कि इसमें हलंत कौन सा है। और आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब बात करें स्वर की, स्वर किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, स्वरों का उच्चारण बिना किसी अवरोध और विघ्न बाधा के होता है, और मात्रा के आधार पर। यानी कि स्वर जो है, अभी तक आपने केवल स्वर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको मात्रा के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। तो पहला बात करते हैं कि ये तो आपने पढ़ा ही होगा, हर्ष, लघु और मूल और एक मात्र की, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। बस आपने इतना पढ़ा होगा, हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनमें से एक मात्रिक या लघु, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा हर्ष, और पेपर में आ जाए लघु स्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये सारे बातें याद रखना है कि ये सब एक ही के नाम हैं। और मैं आपको बता दूं, इनकी संख्या 4 होती है। और बात करें कि इसमें कौन कौन से होते हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी संख्या 4 होती है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें से एक मात्रिक स्वर कौन से हैं, तो आपको इसका ये जानना जरूरी है कि इनके नाम कौन कौन से होते हैं।
और बात करें स्वरों के दूसरा प्रकार, तो दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर और द्विमात्रिक स्वर, इनको ये भी कहते हैं। ये सारे एक ही दीर्घ स्वर के नाम हैं। तो इनकी संख्या 7 होती है। और बात करें इनकी संख्या 7 होती, इनको इनमें आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये 7 आते हैं। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो आपको इनमें से ऑप्शन में होगा जो वो लगा देना है। और आगे बात करें, अब बात करते हैं कि दीर्घ स्वर के प्रकार के बारे में। तो मैं सॉरी, दीर्घ स्वर, तो हाँ, तो दीर्घ स्वर में 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। दोस्तों आप सबको बता दूं कि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम इतने से आपका करीब 20 से 22 क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या 3 होती है। जैसे आप ये देख रहे होंगे बड़ा आ, तो यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बना है। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ी ई, यहाँ पे छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बना है। और जो ये आप देख रहे हैं बड़ा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके ऊ बना है, सॉरी बड़ा ऊ बना है। और अब बात करें कि संयुक्त स्वर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। और डायरेक्ट एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन कौन से हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन रहेगा उस पर आपको टिक लगा देना है। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे मिलके होते हैं। सबसे पहले बात करें ए, तो छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके ए बनता है। और ए, तो छोटा आ, देखिए आप लोग यहाँ पे छोटा आ आपको सब में कॉमन दिख रहा होगा। और आपको यहाँ पे ढूंढना जो है, मतलब जब पहचानने को आएगा तो छोटा आ आपको कॉमन दिखेगा सब में। और जो ये पीछे वाला है इसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दो ए जो है छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके बनता है। और ए छोटा आ प्लस ए से बनता है। और बात करें ओ, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ बनता है। और बात करें औरत वाला ओ, तो छोटा आ प्लस ओ मिलके ओ बनता है। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे औ कैसे बनेगा, तो छोटा आ प्लस ऊ मिलके औ बनेगा। ऐसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 39 होते हैं। तो मैं उसके क्रम वाइज और उन सब व्यंजनों में भेद बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये ट्रिक तो पता ही होगा, KTM डो, KTMDO डो, ये आपको ट्रिक पता ही होगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि व्यंजनों को आगे और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको हल्का हल्का जान लेना। मैं बता दूं कि जो स्वर है, आपको मैंने स्वर पढ़ाया है, मैं आगे बहुत ही डीपली पढ़ाने वाला हूं। बस यहाँ पे आपको फ्लो बता देना, जो कि आपका वर्णमाला का बेस तैयार हो जाए। उसके बाद मैं आगे इसी वीडियो में मैं आगे बहुत डीपली बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। तो बात करते हैं कि व्यंजन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 39 व्यंजन होते हैं, उसमें से 25 जो होते हैं वो अस्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे का वर्ग, इसको कंठ कहते हैं, का वर्ग को कंठ कहते हैं। ये मैं आपको आगे और भी डीपली पढ़ाने वाला हूँ कि इसमें स्वर भी आते हैं कंठ में, और तालु में स्वर व्यंजन मतलब क्या और क्या क्या आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्लो में पढ़ा दे रहा हूँ, इसी वीडियो में आगे बहुत डीपली दिया हुआ है। तो बात करें का वर्ग को कंठ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 5 है। और इसमें का, खा, गा, घा, ड़ा। और चा वर्ग में तालु, इसको तालु कहते हैं, तालु व्यंजन। इसमें चा, छा, जा, झा यहाँ आता है। और टा वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं। इसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है। और बात करें ता वर्ग, तो ता वर्ग टा वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 5 होती, ता, था, दा, धा, ना। और बात करें पा वर्ग, तो पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। इनकी संख्या भी 5 है, पा, फा, बा, भा, मा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट के हैं, ये जो आप देख रहे हैं लास्ट के 5,
तो इनको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। आगे ये डीपली दिया हुआ है, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि इनको क्रम वाइज कैसे याद करना है। तो जो आप देख रहे हैं KTM DO, KTM दो के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन, दास डी से दंत और ओ से ओष्ठ। और आगे बात करें अंतस्थ व्यंजन के बारे में, तो आप लोग को बता दो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। और जो ऊष्म व्यंजन होता है, मैं आपको बता दूं ऊष्म व्यंजन यानी जो हमारे शरीर से गर्म हवा निकलती है उसी को ऊष्म कहते हैं। ऊष्म यानी गर्म होता है, और इनकी संख्या भी 4 होती है। सा 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 हा। आप जब सा 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 हा बोलेंगे, आप बोल के देखिए, आपके शरीर से गर्म हवा निकलेगी आपके मुंह से। और बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कैसे बनते हैं, किनके योग से बनते हैं। और अब ये जो आप आगे देख रहे हैं उत्क्षिप्त, द्विगुण, आगत या नव विकसित, विकसित या ताड़नजात या विकसित व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। अड़ा आ। और और मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपको ये बात को ध्यान देना है। और ये बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया ही है। तो आपको बता दूं कि जो छा होता है, छा होता है और कैसे बनता है, तो आपको बता दूं आधा का प्लस सा से बनता है। ये जो मूर्धन सा है इसको मूर्धन सा बोलते हैं, इससे बनता है। और ये जो त्रा है, आधा त्रा प्लस रा से त्रा बनता है। और जो ज्ञा है, आधा जा प्लस या से ज्ञा बनता है। और ये जो स्रा है, आधा सा और ये रा से स्रा बनता है। और अब बात करें कि भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, मतलब कौन सी है, तो मैं आपको बताऊं दूं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक क्रम। तो ये मतलब आपको क्रम में आपको ये आप देख रहे हो वाऊ पापा अंधा है, ये है ट्रिक। मैं आपको बता दूं कि ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्रम वाइज पूछ लिया जाएगा कि वाक्य के बाद कौन सा आएगा, और उपवाक्य के बाद पदवंत, पदवंत के बाद पद, फिर अक्षर, फिर ध्वनि। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको इसका सार्थक इकाई बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो वाक होता है वो सबसे बड़ा होता है और इकाई के क्रम में, और जो ध्वनि होता है वो सबसे छोटा होता है भाषा की सार्थक इकाई के क्रम में। तो आपको मैं बता दूं कि इसको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन याद कर लेनी, वाऊ पापा अंधा है। तो इसको जब आप याद कर लेंगे 2-3 बार, जब आप ऐसे बोलेंगे वाऊ पापा अंधा है, तो आपको ये लाइन याद हो जाएगी। उसके बाद में जो वाह है, वाह से वाक, छोटा ऊ से उपवाक, और पा से पाप, सॉरी पा से पदवन और पा से पद, और अंधा है आ से अक्षर और धा से ध्वनि। आप ऐसे याद करेंगे, इसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और मैं आपको बता दूं ये वाक जो है वो सबसे बड़ी है सार्थक इकाई की, और ये ध्वनि है जो सबसे छोटी है। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। और आगे बात करते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जान लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अभी तक 52 ही है। कहीं कहीं पे एक और नया आया है, लेकिन अभी तक उसको माना नहीं गया है। तो आप अभी तक क्योंकि आयोग जो माने उतना ही पढ़ना है आपको, मास्टर नहीं बनना है। आयोग जो आपको जितना मान रहा है उतना ही पढ़ना है। तो अभी हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, और कुल व्यंजनों की संख्या, यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे वर्ण, वर्ण 52 है, व्यंजन 39 है। और मूल व्यंजनों की संख्या, यहाँ पे मूल, जब मूल शब्द आ जाए तो यहाँ पे आपको 33 लगाना है। और स्पर्श यानी कि जो आपने अभी देखा होगा KTM 2, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। और अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। और उस व्यंजन यानी सा 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 हा, जब आप बोलते हैं तो आपके शरीर से ऊष्मा निकलती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। और आगे बात करते हैं हम, उस व्यंजनों की संख्या 4 ये हो गया। और संयुक्त व्यंजन जो आपने देखा होगा छात्रा ज्ञासरा, तो इनकी संख्या 4 है। और उत्क्षिप्त, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, उत्क्षिप्त आगत व्यंजन की संख्या यानी जो अभी आपने देखा होगा, ये इनकी संख्या 2 है।
और हिंदी में मूल स्वरों की संख्या, ये आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो मूल लिखा है, जब मूल रहेगा तो आपको ध्यान देना है, जब मूल स्वरों की संख्या बोलेगा तो आपको 11 लगाना है। और अयोगवा, आपको मैं अयोगवा आगे पढ़ाने वाला हूँ, जो ये होता है आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इसकी संख्या 2 है। हाँ जी, देखिए आ गया अयोगवा। अयोगवा अयोगवा इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2 है। अंग और आहा, इनको जो अंग होता है उसको अनुनासिक कहते हैं, जो ये अंग का लिखा है इसको अनुनासिक कहते हैं, और जो ऐसे होता है इसको विसर्ग कहते हैं। जो आप ये देख रहे हैं अंग और आहा, इनकी संख्या 2 है, इनको अयोगवा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ना ये स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, और ये स्वरों की सहायता और व्यंजनों दोनों की सहायता से ढोए जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवा कहते हैं ये। और जी हाँ, ये देख रहे हैं आप लोग, लिखा है ये स्वर एवं व्यंजनों दोनों के द्वारा ढोए जाते हैं। और जैसे अंग आहा स्वरों द्वारा, और का और का ये दो व्यंजनों द्वारा ढोए जाते हैं, इसलिए ये दोनों की श्रेणी में आते हैं। और अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मतलब याद होना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही होगा, जो आप ये देख रहे हैं आ का कोई मात्रा नहीं होता है तो इसको ऐसे डैश लिखते हैं, डैश की तरीके से लिखते हैं। और ये जो बड़ा आ की मात्रा, ये अब बड़ा की मात्रा, और ये छोटी ई की मात्रा ऐसे लगती है, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है, और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। तो ये आप जो देख रहे हैं रुपया लिखा है, रुपया लिखा है, इसको बड़ी छोटा ऊ की मात्रा से लिखते हैं। और जो ये रूप लिखा है, रूप को ऐसे लिखते हैं, रू रहेगा और फिर ये जो आप देख रहे हैं ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहता है रूप, तो इसको बड़ा ऊ की मात्रा से लिखते हैं। और री जो है ये तो ऐसे रहता है, आपको पता ही होगा, कृपा ऐसे लिखा है। और ए की मात्रा एक मात्रा होती है, और ए की मात्रा में इसी में 2 मात्रा होती है। और ओ की मात्रा में एक एक ऊपर एक होता है, और औ की मात्रा में ऊपर 2 होता है। जैसे आप देख लेंगे ओ की ये कोमल और कौशल लिखा है। और आगे बात करें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मात्रा को स्वर का समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं। जो ये मात्रा है इसको स्वर का समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। जो मात्रा है, जो ये मात्रा है, इसको स्वरों का समरूप या ग्रेफिम कहते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। और आगे बात करें, स्वर, जिन ध्वनियों का उच्चार, अब यहाँ पे थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे स्वर को। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। और कामता प्रसाद गुरु ने मूल स्वरों की संख्या 10 मानी है। अगर आ जाए एग्जाम में कि कामता प्रसाद के अनुसार, जो कि हिंदी के व्याकरण के गुरु रह चुके हैं, इनके अनुसार मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 10 लगाना है। और अन्य विद्वानों ने इनकी संख्या 11 मानी है। हालांकि ये आ सकता है, बस इतना ही, अन्य विद्वानों का नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें विवाद हो जाएगा। और बात करें कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 लगाना, अगर परंपरागत लिखा आ जाए एग्जाम में तो। और उच्चारण की दृष्टि से ये अगर स्वर की आता है तो या तो मूल आएगा या उच्चारण, ये दोनों के चांस ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 है। और लेखन, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है, लेखन और उच्चारण, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। तो ये दोनों अगर स्वर से आएगा क्वेश्चन तो इसके आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब बात करें, यहाँ से स्वर डीपली शुरू हो गया है कि स्वरों के भेद। तो मैं आपको बता दूं, स्वरों का भेद समय या मात्रा, जीवा या ओष्ठ और मुख विवार, नासिक उत्पत्ति, वर्ण मेल आदि उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वर। तो मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद तथा संस्कृत में 3 भेद होते हैं। आप लोग को बता दूं, जिसे आप लोगों को मैं पीछे थोड़ा सा बता चुका हूं इसके बारे में, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर।
तो बता दूं, हर्ष स्वर या लघु स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनकी संख्या मतलब इनको कहते हैं आ छोटी ई छोटा ऊ री। इनकी संख्या बहुत मतलब 4 होती है। इनको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। और बात करें दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, जैसा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में हर्ष स्वर की, यहाँ पे हर्ष गलत लिखा, हर्ष स्वर की अपेक्षा इनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। और इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आय, ओ, औ। और पुलुत स्वर की बात करें तो पुलुत स्वर की संख्या इनको पुलुत स्वर बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, आपको बता दूं कि इनको हमेशा नाटक या कथाओं में बोला जाता है, इनका यूज किया जाता है अधिकतर। और आगे बात करें वैदिक भाषा में स्वरों का, और यहाँ पे जो वैदिक भाषा में पुरुष स्वर को त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर कहते थे। मात्रा स्वरों की होती है, जैसा कि आपको ये तो पता ही होगा, मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। और बात करें अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, अभी स्वर ही चल रहा है। और स्वर की स्थिति, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दूं, एक होता है अग्र स्वर, और एक होता है मध्य या केंद्रीय स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। ये 3 तरीके से होते हैं जीवा की स्थिति के आधार पर। तो बात करें अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अगला भाग ऊपर उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आपको मैं इसका भी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन जैसे आप ई बोलेंगे, ई ए आई, तो आपके जीभ का ऊपर, जब आप ई ए आई बोलेंगे तो आपका जीभ ऊपर की ओर उठने लगता है, तो इसे अग्र स्वर कहते हैं। और मैं इसका ट्रिक बता दूं, जैसे ये ई लिखा है तो आप देखेंगे कि ये आगे की तरफ गिर रहा है और इसे अग्र कहते हैं इसीलिए। और ई ए, और इसको ऐसे इसको भी लिखेंगे तो ये देखेंगे कि आगे की तरफ गिर रहा होता है, तो इसे अग्र स्वर कहते हैं। और बात करें मध्य स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, जब आप मध्य भाग में का सहयोग लेते हैं तो इनका उच्चारण होता है। और जैसे इसको आ कहते हैं, छोटा आ। आप जब आ बोलेंगे, आ बोलिए, तो आपके मुंह से जो आ आएगा वो बीच में, जीभ के बीच में रहेगा, तो इसीलिए मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। फिलहाल इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि एक ही है। और बात करें पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। और आप लोग को पता होगा, बड़ा आ जब आप बोलते हैं तो जब आ उ ओ औ बोलेंगे तो आपके जो जीभ है वो पीछे वाला जीभ उठ जाएगा, तो इसे पश्च स्वर कहते हैं। और इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक है आ ओ घर के पीछे कुकड़ू कू। तो आप देखेंगे आ लिखा है और ये ओ है, और ये जो है छोटा ऊ, और सॉरी यहाँ पे ये छोटा ऊ होगा, और ये बड़ा ऊ, और ये ओ हो गया, और आ तो है ही यहाँ पे। ऐसे ही इसको आप याद कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना जानिए कि ट्रिक व्रिक काम नहीं आती जल्दी, जो कॉन्सेप्ट होता है वही काम आता है। तो जब आप बोलेंगे तो आपके जीभ का पिछला भाग उठ जाएगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा। और अब बात करें कि ओष्ठ कृति के आधार पर स्वर, यानी कि अभी इसमें 6 से 7 टाइप है। अभी आपका 3 टाइप हुआ है स्वर के बारे में, आपको इतना डीपली अभी तक नहीं पढ़ा होगा शायद आपने। तो ओष्ठ कृति के आधार पर स्वर इनमें 3 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, आवृत्ताकार, उदासीन। तो बात करें कि वृत्ताकार, जिनके उच्चारण में ओठ की आकृति वृत्ताकार यानी गोल जब हो जाती है उन्हें वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आप बोलिए ऊ ओ आओ, तो आप एक बार आप बोल के देखिए ऊ ओ आओ आ, तो जब आप बोलेंगे तो आपका ओठ थोड़ा सा गोल हो जाएगा,
जैसे आप ऐसे 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 हो जाएगा गोल टाइप में, तो इसको वृत्ताकार कहते हैं। और आवृत्ताकार, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति आवृत्ताकार हो जाती है, वो आव या हो जाती है, उसे आवृत्तामुखी या आवृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे इनमें वृत्त नहीं होता। जब आप बोलेंगे आ, तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा, पूरा मतलब पूरा खुल जाएगा। आ ई, देखेंगे आपको यहाँ पे ये ई, ये पूरा नहीं खुल रहा है, ऐसे खुलेगा कभी कभी, तो इसको आवृत्ताकार कहते हैं। आ ई ए ऐ, यानी दीर्घ स्वर कह सकते हैं, लेकिन इसको दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ आया है। और बात करें अब तीसरा, उदासीन। इनके उच्चारण इनके उच्चारण इनका उच्चारण हमेशा उदासीन होता है। जैसे आ, तो ये आ बोलेंगे तो ये उदासीन ही रहेगा, मतलब बीच में रहेगा, तो इसको उदासीन ही कह सकते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं डाक, ये अंग्रेजी से आया हुआ है, और इनको आगत व्यंजन भी कहते हैं, आ को आगत व्यंजन। और री, जो इसको आप इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। री जो है अर्धवृत्ताकार आकार का स्वर होता है। और बात करें हिंदी, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और लिखने की ढंग को, जो लिखा हुआ है इसको लिपि कहते हैं। लिपि, लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। और जिन ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। और बात करें अक्षर के बारे में, अक्षर, तो जिनका क्षर या क्षय ना हो सके उन्हें अक्षर कहते हैं। और अक्षर दो प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा नया टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए 1-2 मिनट। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धा अक्षर होता है और एक मुक्ता अक्षर होता है। तो बात करें वृद्धा अक्षर की, तो यहाँ पे अक्षर लिखना नहीं चाहिए, वह अक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि हलंत के साथ होती है उन्हें वृद्धा अक्षर कहते हैं। जैसे जो ये नाम लिखा है, नाम है, और ये अभी जो मुक्ताक्षर है, और इसमें जब ये हलंत लग जाएगा तो वृद्धा अक्षर कहलाएगा। और ये जो हलंत इसमें भी लगा हो, इसमें लगा है, मतलब जिनमें हलंत हो जाए। और बात करें मुक्ताक्षर, वह यहाँ पे भी गलत हो गया है, टाइपिंग अक्षर होना चाहिए, ये दोनों गलत है। वह अक्षर जिनके अंतिम ध्वनि स्वर के साथ होती है, यानी जिनमें स्वर होता है लास्ट में, अगर स्वर होगा तो हलंत नहीं रहेगा, तो स्वर होगा तो उन्हें मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं का, और यहाँ पे का है, इसको स्वर इसमें लगा हुआ है, तो इसको मुक्ताक्षर कहेंगे। जैसे को है, को इसमें स्वर लगा हुआ है, और जो पा है इसमें भी स्वर लगा हुआ है, तो इसको मुक्ताक्षर कहेंगे। और उच्चारण के आधार पर अब देखते हैं, उच्चारण के मतलब ये पांचवा पॉइंट है। उच्चारण के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक या निरुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए आई ओ औ, ऐसे स्वर, मतलब ये जिनके उच्चारण में हवा केवल यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है, केवल मुंह से निकलती है, केवल मुंह से निकलती है, उन्हें मौखिक या निरुनासिक, निरु मतलब नहीं और निनासिक मतलब नहीं। और जिन स्वरों के उच्चारण में नाक और मुंह, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनका संकेत ऐसे होता है, चंद्रबिंदु का अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, जब आप गांव बोलेंगे तो गांव में आपका मुंह से भी आवाज़ आएगा और नाक से भी आएगा। आप एक बार गांव, दांत, आंगन, साँच बोल के देखिए, आपके नाक से भी आवाज़ आएगा। और मैं आपको बता दूं, अनुनासिक का प्रयोग तद्भव शब्दों के लिए किया जाता है। और बात करें अनुसार, यह स्वरों के बाद आने वाला व्यंजन होता है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसके संकेत चिन्ह ये जो आप देख रहे हैं ये रहता है, यानी जो अभी मैंने आपको बताया है, अयोगवाह इसको कह सकते हैं। तो इसका यूज है कंकड़, अंग, अंगूर, जो आप ये अंग देख रहे हैं, अंग की बिंदी उसी को कहते हैं। और इनका प्रयोग प्रायः
तत्सम, यहाँ पे तत्सम लिखना चाहिए, तत्सम शब्दों में किया जाता है। और अयोगवाह है ये, मतलब ये अयोगवाह, ये भी और ये दोनों अयोगवाह की टॉपिक ही है। और बात करें विसर्ग, इनका संकेत चिन्ह दो बिंदु है, यानी ये दो बिंद ऐसे कह सकते हैं विसर्ग, यानी अंग आह कह सकते हैं। यह स्वर के बाद आता है, यह अयोग वाह, इनका उच्चारण हा की तरह होता है, आहा। जैसे आप आहा बोलेंगे तो अंग आहा, तो और हा आता है यहाँ पे ना, तो हा की तरह होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। ये सब आगे और डीपली दिया हुआ है, मैं आगे और डीपली इसको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए। और बात करें यहाँ पे पांचवें टाइप के बारे में, तो मुख विवार खुलने के आधार पर, यानी मुख जब खुलता है उसके बेस पे बताया गया है स्वरों को। तो विपरीत और अर्ध विपरीत, तो इनकी और बात करें विपरीत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उसे विपरीत कहते हैं। जैसे आप आ बोलिए आ, तो आपका पूरा फेस खुल जाएगा। और जब बोलेंगे अर्ध, और जो ये अर्ध विपरीत है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है तो उन्हें अर्ध विपरीत कहते हैं। जैसे आप बोले आ ए ओ आ, तो जब आप ये बोलेंगे तो आपका मुंह आधा खुलेगा, और जब इसको बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा, तो इसको अर्ध विपरीत कहते हैं। और अब बात करें संयुक्त स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण बहुत कम, सॉरी संयुक्त नहीं, सवृत, सवृत, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, इन्हें सवृत कहते हैं। सवृत को ऐसे याद करें, सब यानी सब, ई भी ऊ भी, सब ये भी वो भी, तो आप ऐसे याद करेंगे, सब ई भी ऊ भी, तो ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे आप ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं। और बात करेंगे अर्ध समृत, अर्ध समृत में आपको अर्ध समृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत की अपेक्षा कम खुलता है। तो जैसे आपने देखा होगा गोलमाल मूवी में ए ओ गोलमाल जो होता है मूवी, उसमें वो आधा ही खोल पाता है मुंह अपना, ए ओ ऐसे करता नहीं है, तो ए ओ ऐसे आपको याद करना है। और बात करें कि जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है सजातीय या सवर्ण, और उच्चारण सजातीय या सवर्ण उच्चारण में समान स्थान या प्रत्यय उत्पन्न करने वाले स्वरों को सजातीय स्वर या सवर्ण कहते हैं। इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, ये ह्रस्व और दीर्घ के साथ के जोड़े वाले होते हैं, जैसे आ और आ, ई और ई। और बात करें विजातीय, यानी जो अलग भिन्न उच्चारण में भिन्न होते हैं, और जैसे कि आप देख रहे आ ई और आ उ और आ ओ, ये भिन्न जगह से उच्चारण होते हैं। और ये आगे से वो 2 स्लाइड आ गया है। और पार्श्विक व्यंजन की बात करें, यहाँ पे आप लोग को पता होगा पार्श्विक व्यंजन इनके उच्चारण के पार्श्विक व्यंजन इनके उच्चारण के समय जीवा यानी जीवा लिखा हुआ था यहाँ पे, जीवा नोक मूर्धन का स्पर्श करती है और बाहर निकलती है, यानी जीवा जो नोक का स्पर्श करती है। जीवा जब आप बोलेंगे ला जब आप बोलेंगे तो जीवा जो है आपको ऊपर टच होगी, ला आप बोल के देखिए ला, तो जीव जो आपके जीव है वो ऊपर टच होगी, तो इसे पार्श्विक कहते हैं। जैसे आप इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे आप बोलिए पास लाओ, जब आप बोलेंगे पास लाओ तो यहाँ पे देखेंगे ला, पास लाओ, पार्श्विक व्यंजन। और बात करें लुंठित व्यंजन इनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग लुढ़खुड़ा कर वर्चस्व को स्पर्श करता है, इसी को प्राकंपित व्यंजन, ये आप याद रखिए, इसे लुंठित को ही प्राकंपित कहते हैं। और इनको रा ये लुंठित व्यंजन है, लुंठित को प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। और अब बात करें अनुनासिक या नासिक व्यंजन, जैसे इनको पंचम अक्षर भी कहते हैं, अंगायाणामा और प्लस अनुसार और अनुसार, ये नहीं अनुसार,
ये अंग की बिंदी को अनुसार कहते हैं। ये अनुनासिक या नासिक व्यंजन होते हैं। और स्वर यंत्रों के आधार पर आप देखेंगे तो बात करेंगे सघोष, सघोष या घोष व्यंजन। इनके उच्चारण में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और सभी स्वर और अंतस व्यंजन और हा आते हैं। जैसे जो पंचम पांच होते हैं ना वर्ग, उनके तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जो का चा टा ता पा वर्ग होता है उनका तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और सभी स्वर, जो सभी 10 स्वर 11 स्वर हैं वो सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा और हा आते हैं। इनको सघोष कहते हैं, सघोष या घोष। ये आप ध्यान दीजिएगा, घोष और सघोष सेम है। और अब बात करें अघोष, इनको मैं ट्रिक के थ्रू बता दे रहा हूँ। इनका पहला और दूसरा, देखिए जो पहला और दूसरा यानी पहले आता है आगे 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 पहला आएगा और दूसरा आप आगे आएगा, तो अघोष आगे पहला और दूसरा आएगा, इसलिए अघोष। अघोष वर्ग और प्लस सा। ध्यान दीजिए यहाँ पे हा नहीं आता है, केवल सा आएगा। इसको अघोष व्यंजन कहते हैं। आपको बता दो हा यहाँ पे आता है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हा यहाँ पे आता है, यहाँ पे सा नहीं आता, केवल हा आता है, तो इसको सघोष या घोष कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे हा नहीं आएगा, केवल सा और पहला और दूसरा वर्ग आता है, तो इसको अघोष कहते हैं। अघोष यानी जो आगे आ जाए उसको अघोष। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए, जो पंचम वर्ण का जो पहला और दूसरा वर्ग होता है उनको अघोष कहते हैं। और बात करें प्राणत के आधार पर, तो अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय प्राणों का विन्यास कम होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि बोलते समय कम हवा या कम सांस निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प माने थोड़ा। तो इनको बता दूं, किसी वर्ग का पंचम वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग और प्लस या, रा, ला, वा और सभी स्वर यानी 13 स्वर, इनको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प यानी थोड़ा। अल्प, जैसे आप यहाँ पे देखिए अल्प लिखा है, जो अल्प लिखा है वो ऐसे 3 के तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 लिखा हुआ है, अल्प यानी 3। तो ऐसे याद करिए, पहला तीसरा पांचवा प्लस या, रा, ला, वा प्लस सभी स्वर। और बात करें आगे महाप्राण, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे महाप्राण, पहले मैं आपको बता दूं फिर ट्रिक बताऊंगा। तो जो महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में समय प्राण का विन्यास अधिक होता, महा माने अधिक, उन्हें महाप्राण कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरा, चौथा और समस्त ऊष्म महाप्राण होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, जो ये महा लिखा हो, ये आप माँ देख रहे हैं, इसको आप जब यहाँ से हटाएंगे जब माँ जब हटाएंगे ऐसे, तो ये 4 के तरीके से बन जाएगा। तो आप देखेंगे 4, और 4 को जब 2 से भाग देंगे तो 4 को जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो दूसरा और चौथा, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है महा पे जब आप माँ लिखेंगे ऐसे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये 4 लिखा हुआ है। तब उसके बाद जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो देखेंगे कि 4, इस यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। और समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हो गया, यानी ऊष्म वर्ण यानी सा हा। ये आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो दूसरा, चौथा और सा हा ये महाप्राण हो जाएंगे। और अब ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों ने अभी तक जितना अभी तक पढ़ा है वो बहुत ही जल्दी, इसमें अगर आप ये 2-3 चार्ट आगे वाला ध्यान देते हैं तो आपका वर्णमाला थोड़ा आसान हो जाएगा कंप्लीट करने में, क्योंकि आपने जो पीछे अभी तक पढ़ा है वो कोई एक रिवीजन समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कंठ, जो आप केटीएम डीओडो, ये तो आपने देखा ही होगा ट्रिक, तो आपको इतना याद हो गया होगा। कंठ, तालब,
तालब, मूर्धन, दंत, ओष्ठ और कंठ तालब और दंत। तो आपको बता दूं, पहले कंठ हो, कावर्ण, कावर्ण में का, खा, गा, घा, अंगा, ये इतना तो आपको ये पंचम वर्ण है। उसके बाद में ये स्वर हैं। तो इनको छोटा आ, बड़ा आ और हा और ये विसर्ग इसको कहते हैं। ये सारे कंठ वर्ण में आते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कंठ कौन सा है, तो आपको यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कंठ कौन सा है, तो ये आ है, ऑप्शन में रहेगा, इसको लगाना है आपको। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और लोग गलत करके आते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करके आना है। और तालब, तालब को आपको ध्यान देना है। ये चा, छा, जा, झा, या, ये तो है ही, उसके साथ में ई या एस। तो आप जैसे याद कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, सॉरी, ई यस, यस बोल दीजिए। जैसे आप बोल दीजिए यस, यस बोलते नहीं है, तो आप ऐसे बोलिए तालब को यस। और ऐसे मूर्धन, मूर्धन यानी री, मूर्धन में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, री, री कौन सा है ये, तो आपको बता देना है मूर्धन है। और ऐसे पूछा जाएगा, सॉरी यहाँ पे सा है, ये अलग से आ गया। यहाँ पे पूछा जाएगा दंत, तो आपको यहाँ पे ता, था, दा, धा, ना और फिर ये सा ला और जा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सर लाज ना आई, सर लाज, लाज ना आई। तो आपको दंत ऐसे याद रखना है। और मैं अभी आपको ये सारे सा पहचानने के ट्रिक भी अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको बता दूं। और ये बात करेंगे ओष्ठ, ओष्ठ यानी पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। और जब आप पा, फा, बा, भा, मा बोलेंगे तो आप ऊ, आपका जो ओठ है वो ऊ बन जाएगा ऐसे। जब आप पा, फा, बा, भा बोलेंगे, अपने आप आपके ओठ ऊ की तरीके से बन जाएगा। तो आपको ओष्ठ याद रखना है। और जो ये कंठ तालब है, इसको आपको याद रखना है, कंठ तालब ऐसे होगा। और आगे दंतोष्ठ आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सा आपको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये है, जैसे आप दांत देखते होंगे, दांत आपका ऐसे होता होगा दांत। तो आप देखेंगे कि इसमें चार कोना है, आप मान लीजिए इसको कि ये चार कोना है, और दांत आपका चार कोने का होता है, और ये सा भी चार कोने का, तो इसको दंत कह लीजिए। और जब आप किसी का पेट चीरेंगे, जैसे पेट चिरवा सा है ना, तो जब आप किसी का पेट चीरेंगे तो वह मुर्दा हो जाएगा, तो उसको आप मूर्धन याद कर लीजिए। और बच्चा ये सा, ये इसको तालब, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक बना तो देता, बट आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ये चार कोने का है, और आपको जो पीछे का दांत होता है वो भी चार कोने का होता है, तो आप ऐसे दंतब याद कर लीजिए। और ये तालब सॉरी मूर्धन है, जब आप पेट चीरेंगे, पेट चिरवा कहते हैं जैसे इसको, जब आप इसका पेट चीरेंगे तो ये मूर्धन्य हो जाएगा। और ये तालब आपको इसको याद कर लेना है। और ये एक लाइन ये है, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, सॉरी पहले दंतोष्ठ पढ़ लेते हैं, वाफा। जो ये वा और फा है, इसको दंतोष्ठ कहते हैं। और ये जो कंठोष्ठ है, इसको ओ, और ये जो अंग ये है, इसको आगत भी कहते हैं और इसको कंठोष्ठ भी कहते हैं। और एक एक ट्रिक फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप कचट तापा, कचट तप, कचट तप, जब आप कई बार बोलेंगे कचट तप केटीएम दो, कचट तप केटीएम दो, उसके बाद में आप कावर के सारे अक्षर लिखेंगे, चावर के सारे अक्षर, टावर के सारे अक्षर, टावर के सारे अक्षर, पावर के। जैसे आप कचट तप आप जब याद कर लेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं, कावर के सारे अक्षर, टावर के सारे अक्षर, टावर के, और टावर पावर, ऐसे आप जब कचट तप केटीएम दो, कचट तप केटीएम दो, जैसे आप किसी का नाम रख लीजिए कचट, कचट तप केटीएम दो, और उसके बाद में याद हो जाएगा आपको। तो जब आप ऐसे याद करेंगे तो उसके बाद में आपको कावर के सारे अक्षर, चावर के सारे अक्षर, ता और पा, ऐसे आपको याद कर लेना है। तो इतना आप याद करेंगे, केटीएम, KTM। जैसे ये आपका के से के कंठ, और टी से तालब, एम से मूर्धन, दा से दंत, ओ से ओष्ठ, ये याद हो जाएगा। उसके बाद में आगे के वर्ण भी आपको याद हो जाएंगे। और अब बात करते हैं
यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण की संख्या, ये जो आपने पिछले का अभी लास्ट के 3-4 स्लाइड देखा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अल्पप्राण आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अल्पप्राण, अल्प यानी थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे 1 3 5 होगा, ये 2 नहीं होगा, 2 2 की जगह पे 5 होगा। तो 1 3 5, 1 3 5, यानी यहाँ पे अल्प देखेंगे तो 3 की तरीके से कुछ दिख रहा होगा। तो 1 3 5 यहाँ पे आप देख लीजिए, 1 3 5, और इनकी संख्या 20 होती है। आपको बता दूं, इनकी संख्या 20 होती है। अल्प प्राण 1 3 5, 1 3 5, और या रा ला वा और अ और सभी स्वर, यानी इनकी संख्या 20 होती है। और महाप्राण, महाप्राण में आपको मैंने बताया है, जब आप माँ लिखेंगे और उसके बाद में आप इसको ऐसे इरेज कर दीजिए, ये जो ये आगे नीचे का है, तो आप देखेंगे ये 4 की तरीके से लग रहा है ना, 4, और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैसे आंसर का 2 आएगा। तो आप देखिए 2 4, यानी 2 4 और प्लस सा हा और प्लस अड़ा, इनकी संख्या 15 है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक कहीं नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हिंदी के जितने टॉपिक है मैं आपको करा दूंगा। आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारे टॉपिक मैं आपको करा दूंगा ऐसे ही। और आप देख रहे होंगे कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया। यही क्लास कराने में आपको मैं बता दूं, बड़े से बड़े चैनल वाले हैं वो 2 से 3 दिन ले लेते हैं। इतना जितना मैंने अभी तक करा है, इतना कराने में 2 से 3 दिन ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको 1 घंटा में करा दूंगा। तो बात करते हैं अघोष। अघोष तो मैंने आपको बताया, जो पहले आगे आ जाए उनको अघोष कहते हैं। और सा और सघोष, सघोष या घोष को, सघोष या घोष सेम होता है। इनकी संख्या, सॉरी, इनको तीसरा चौथा और पांचवा। और हा देखेंगे आप, यहाँ पे हा नहीं है। वैसे सा हा आता है, लेकिन यहाँ पे हा नहीं है। इसको यहाँ पे हा या रा ला हुआ प्लस सभी स्वर, आप देखेंगे सभी स्वर, इनको अघोष, सॉरी, सघोष कहते हैं। और यहाँ पे कुछ मैं आपको पर डे कुछ पर्यायवाची और रचना कराऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा, हर दिन मैं आपको पर्यायवाची रचना कराऊंगा, क्योंकि पेपर के लास्ट टाइम में याद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप एक साथ पचा भी नहीं पाएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। जैसे यहाँ पे मैं पर्यायवाची आपको कुछ करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हाथी का मैं पर्यायवाची आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हाथी, हाथी यानी कुंजर, गज, कुंभ, द्वीप, करी, गयंद, ये हाथी का पर्यायवाची हो गया। तो आपको ऐसे याद कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हाथी ही आ जाए, आपको कुंभ भी आ जाए और पूछ ले कि ये किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद करना है। तो और उसके बाद में अब बात करेंगे बिजली, बिजली की पर्यायवाची। तो आप लोग यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची देख रहे होंगे। बिजली की पर्यायवाची में बिजली, विद्युत तड़ित, चंचला, चपला, दामिनी। विद्युत तड़ित, चंचला, चपला, दामिनी, आपको ऐसे बार बार बोलना है। बार बार आपको जब बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि 2 से 3 पर्यायवाची रोज आपको मैं हर वीडियो में करा दूं, जिससे आपका पर्यायवाची और विलोम शब्द याद हो जाए और रचना याद हो जाए। क्योंकि पेपर के लास्ट टाइम में कोई भले ही कोई कितना भी कह दे कि पेपर के लास्ट टाइम में पढ़ लिया जाएगा, आ जाएगा, लेकिन यकीन मानो जब पेपर टफ करना होता है तो यही पर्यायवाची, रचना और यही सब आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि हर पेपर में 1-2 में क्वेश्चन टफ और 1-2 क्वेश्चन में इजी रहेगा, क्योंकि बैलेंस बना रहा है, जिससे तो आसानी हो। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची हो गया। और अब बात करते हैं रचना के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद की रचना पहले याद कर लेते हैं। तो इनकी रचना है आंसू, लहर, झरना, प्रेम, पथिक, कामिनी। तो जैसे आंसू जब आएगा तो लहर उठेगी और झरना होगा। और आंसू प्रेम में आता है, प्रेम के पथ में चलने से। और पथ में जब चलेंगे तो कमीनी आपको उर्वशी मिलेगी। और उर्वशी आपको आपको आपकी आंखों में आंसू ला देगी। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो एक जयशंकर हैं, जयशंकर जब जयशंकर के आंखों से जब आंसू निकलेगा
तो वो आंखें आंसू लहर हो जाएंगी और वो लहर झरना हो जाएंगी। और झरना तब आता है, आंसू आंसू का लहर तब आता है जब आप प्रेम के पथ पे चल रहे होते हैं। और प्रेम के पथ पे तब आप चलते हैं जब आपको कोई कमीनी मिलती है, और वो कमीनी होती है उर्वशी। ऐसे आपको याद करना है, ऐसे ऐसे मैं सबकी ट्रिक के साथ में आपको याद करा दूंगा। जैसे आप देखेंगे आंसू तब आएंगे जब लहर, आंसू आएगा तो लहर आएगी, लहर आएगी तो झरना आएगा, झरना आंसू की झरना तब आएगी जब आप प्रेम के पथ पर चल रहे होंगे। और प्रेम के पथ पर तब चलेंगे जब आपको कमीनी मिलेगी। और कमीनी कैसी हो, कमीनी कौन होगी, उर्वशी होगी। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आगे बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, इनकी रचना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे इनके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा रचना इनका नहीं है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा रचना इनका नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास की आपको मैं बता दूं, श्री रामचरितमानस इन्होंने लिखा था। बहुत ऑप्शन में आ जाएगा रामायण, लेकिन रामायण गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है श्री रामचरितमानस, और विनय पत्रिका लिखा है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। यानी कवितावली देखिए जिसमें वली लिखा है, कवितावली, दोहावली, कृष्णवली, कृष्ण गीतावली। और रामलला, इसमें ये नाचो लिखा है, नाचो रामलला नाचो रामाज्ञा। प्रश्न पार्वती, यहाँ पे प्रश्नवली होगा, और फिर पार्वती मंगल, और फिर जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और वरवय रामायण। ये इनके गोस्वामी तुलसीदास की है। और मतलब आपको बता दो इनकी जो कृति है वो 12 है, 12। और कभी कभी एग्ज़ाम में क्रम से पूछ लिया जाता है, तो मैं अगले वीडियो में क्रम से बता दूंगा। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और आपको जब ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको कंप्लीट हो जाने के बाद, ये हिंदी सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। और किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसा था, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।